बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। हिना नियाजी, आपका बहुत शुक्रिया। अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आज की सुबह का आगाज भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। सबसे पहले तो आज के शो की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जनाब के 9 मई के वाकयात में मुलव्वस कोई भी कानून से नहीं बचेगा। फौजी और सियासी क़यादत ने दो टोक ऐलान कर दिया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जहांगीर तरीन का जहाज एक बार फिर उड़ान भरने को तैयार है और खिलाड़ियों की विकेटें गिरने का सिलसिला भी जारी है। जी, इसके अलावा हम बात करेंगे आज लाखों कश्मीरियों के खून से रंगे श्रीनगर में G20 इजलास, क्या आलमी बरादरी जागेगी? कराची मेयर हमारा, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी दोनों का ये दावा है। इसके अलावा हम मुल्क के मौशी हालात के बारे में भी बात करेंगे जो बेयकीनी का आलम है, और वर्ल्ड गैलप सर्वे में जो है वो एक बहुत डिफरेंट किस्म के उसमें जो इंकशाफात किए गए हैं उसको भी हम तफसील से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस गैलप सर्वे में कहा कि इस वक्त मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो सियासी सूरत हाल से जुड़ी है। तो सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा है। इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन व अमान के हवाले से जो इजलास हुआ उसमें खिताब किया और कहा कि 9 मई को इमरान नियाज़ी के हुक्म पर उनके जत्थों ने मुल्क दुश्मनी की और वो काम कर दिखाया जो 75 बरस में दुश्मन भी ना कर सका। इन पाकिस्तानी नुमा दुश्मनों ने जिना हाउस GHQ पर हमला किया, रेडियो पाकिस्तान को जला दिया, FC स्कूल में तोड़ फोड़ की। किसी शख्स को चाहे वो मंसूबाबंदी में शामिल है, उकसाने में शामिल है, चाहे उसने गलीज गालियां दी या फिर नारे लगवाए, और चाहे वो तोड़ फोड़ में शामिल था, कोई भी कानून के आहनी हाथों से नहीं बच सकता। सिविलियन तनसीबात को नुकसान पहुंचाने वाले मुलव्विस तमाम अफराद पर इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में मुकदमा चलाया जाएगा, जबकि फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने वालों पर आइन के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। बिल्कुल जी। इसके अलावा मजीद वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सिविलियन तनसीबात हैं उनमें मुलव्वस ऐसे तमाम अफराद को एंटी टेररिस्ट एक्ट में ट्राई किया जाएगा, और जो फौजी तनसीबात हैं उनको उनके आइन में दिए हुए कानून के मुताबिक ट्राई किया जाएगा। दहशतगर्दी की गई, इमरान नियाज़ी के हुक्म पर उनके जत्थों ने मुल्क दुश्मनी की, बदकिस्मती से वो काम कर दिखाया जो 75 साल में दुश्मन न कर सका। तहरीके तालिबान ने कायद आज़म हाउस ज़ियारत को जलाया और इमरान नियाज़ी और उसके जत्थों ने कायद आज़म हाउस जो कि को कमांडर हाउस बन चुका है उसको राख बना दिया। तहरीके तालिबान ने GHQ पर हमला किया था, और इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि इन पाकिस्तानी नुमा दुश्मनों ने GHQ पर हमला किया। लिहाजा ये तय हुआ था कि किसी शख्स को, चाहे वो मनसूबाबंदी में शामिल है, चाहे वो उकसाने में शामिल है, और चाहे वो तोड़ फोड़ में शामिल है, कोई भी कानून के आनी हाथों से बच नहीं सकेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे जहांगीर तरीन साहब का जहाज एक बार फिर उड़ान भरने के लिए तैयार है और सियासी सरगर्मियों के लिए लाहौर में उन्होंने ऑफिस भी कायम कर दिया है। चंद रोज में 20 से जायद अहम रहनुमाओं और अराकीन असेंबली से मुलाकातें। चंद रोज में PTI के मजीद रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का ऐलान। बिल्कुल जनाब, ये बहुत मशहूर ज़माना जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ है जो किसी वक्तों में बहुत एक्टिव हुआ करता था, फिर थोड़ा सा वो इनएक्टिव हो गया। एग्जैक्टली। इसको हम अंडरग्राउंड तो नहीं कहेंगे कि हो गया, लेकिन इनएक्टिव हो गया। लेकिन एक बार फिर जहांगीर तरीन का ये जो जहाज़ है वो एक्टिव हो चुका है, और क्या हलचल चल रही है इस पर एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। जहांगीर तरीन आम इंतखाबात से कबल एक बार फिर सरगर्म, मुश्किलात से दो चार तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से राबते शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन ने गुज़श्ता चंद रोज में PTI के 20 से जायद रहनुमाओं से मुलाकातें की, जबकि लाहौर में सियासी मसरूफियात के लिए दफ्तर कायम कर दिया है। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 10 से जायद रहनुमा भी उनसे राबते में हैं। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक सानिया 9 मई के बाद PTI के बहुत से रहनुमा मुनासिब प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं। जराये के मुताबिक जहांगीर
तरीन फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर एक बार फिर किंग मेकर की पोजीशन पर आ सकते हैं, जो यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल सूरत हाल होगी। यासिर मजीद, सुनो न्यूज़ मुल्तान। सीनियर तज्जियाकार पीजे मीर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस सारी सूरत हाल पर उनसे बात करते हैं। पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने बहुत दो टोक अल्फाज में कहा कि चाहे मनसूबाबंदी में शामिल लोग हों या फिर उकसाने वाले हों या फिर गलीज़ गालियां देने वाले या नारे लगवाने हों, सब के खिलाफ अब एक्शन होगा। अभी तक बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि मजीद भी पकड़ वाला सिलसिला जो है वो निचली सतह तक आएगा, ये जारी रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो आई एग्री जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन चॉइस ऑफ अल्फाज गलत है। आप किसी को गिल्टी नहीं कर सकते जब तक कि जिस तरह ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होगी, आर्मी एक्ट के तहत जो भी होगा आप उनको पकड़ेंगे, पनिश करेंगे और एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देंगे, क्योंकि ये जो हुआ अनएक्सेप्टेबल है। ये पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान का कोई दुश्मन ही होगा जो ये करेगा, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन थॉरो होनी चाहिए और जहां जहां जो नॉन गिल्टी हैं उनको छोड़ो और जो गिल्टी हैं उनको बिल्कुल पकड़ो और बंद कर दो। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि इसको हमने एक पॉलिटिकल गाप दे दिया है, एक पॉलिटिकल उसके के अंदर हम एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये ना करें। बड़ों ने कोशिश की है पीपल्स पार्टी को खत्म करने की, बड़ों ने की ये कोशिश PMLN को खत्म करने की, और आज ये PTI को कर रहे हैं। इस तरह सियासत नहीं है, कभी भी नहीं चलेगी। हमने बड़े रैशनल और बड़े सेंसिबल तरीके से हर चीज को डील करना है। आर्मी चीफ बड़ी अच्छी बात कर दी है एंड आई थिंक इट इज टाइम। आई विश ये पहले कह देते कि ये उनको ऐसे लोगों का हाल क्या होगा, क्योंकि माजी में भी आपने देखा 77, 83 यही चीजें हुई हैं, लेकिन हमारे लीनियंट रहे और ये बबल आके फट गया। और मैं कहूंगा कि इसके अंदर इंशाल्लाह लोग वो पकड़े जाएंगे जो कि मुल्क के दुश्मन है। आपने पीजे मीर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जब तक कुछ साबित ना हो जाए तब तक सजाएं और इस सारी सूरत हाल का तयन और ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी सूरत हाल में कुछ लोग तो गायब भी हैं, उनका कुछ अता पता ही नहीं है, उनकी गुमशुदगी की जो है वो रिपोर्ट्स भी हो चुकी हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं कि 24/7 जब यूके में हुआ था, बिलीव मी, उन्होंने सारे ये जो कल्प्रिट्स है, ये बॉम्बर्स, उन्होंने वीडियो से सब लोकेट कर लिए थे एंड विद इन 24 आवर्स दे न्यू कि ये कौन है, कहाँ है और कहाँ से आया, कहाँ से ओरिजिनेट किया। हम भी ये कर सकते हैं, हमारे पास काफी वीडियो फुटेज है एंड इंशाल्लाह जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं दे विल सक्सीड इन फाइंडिंग आउट, बट हमें नहीं करना है इसको। जी अच्छा, पीजे मीर साहब, जहांगीर तरीन साहब की बात करते हैं। उन्होंने सियासी सरगर्मियों के लिए लाहौर में एक ऑफिस भी कायम कर लिया और PTI के अरकान असम्बली से मुलाकातें भी कर रहे हैं। मौजूदा अगर हालात की बात की जाए तो आप क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ के लिए वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ एक वाकया। जब ये क्या कहते हैं कि चार्टर डेमोक्रेसी साइन हो रहा था, तो मैंने पहले क्वेश्चन किया था बेनजीर और नवाज शरीफ को। मैंने कहा जी आप ये क्या म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे हैं, आपके जो लोग चले गए हैं आप क्या करेंगे? नो 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 नो, हम उनको नहीं लेके आएंगे। द क्वेश्चन इज, ये फ्लाइट्स के अंदर बड़े लोग पैदा हो जाते हैं जब कोई पॉलिटिकल होता है। आपने देखा नहीं, जब PMLN मुश्किल में आई, आधे से लोग चले गए, छोड़ के चले गए। पीपल्स पार्टी में भी यही हुआ, वो पेट्रियट्स बन गई। हर चीज होती है, ये एक पॉलिटिकल टर्मोइल चलता रहता है, लेकिन लॉयलिस्ट वही होते हैं जो कि मैंने नवाज शरीफ को कई दफा कहा है, उन लोगों को हमेशा रखो जो आपकी पार्टी के साथ थ्रू थिक एंड थिन रहे हैं। आज मैं PTI को कहूंगा और पीपल्स पार्टी को भी कहूंगा, इस तरह आपकी सियासत चलती है। ये क्या हुआ कि एक पार्टी प्रॉब्लम में आ गई है, आप जो एक नया ग्रुप बना दो, क्या होगा? ये एक बनाया हफीज पीरजादा और गुलाम मुस्तफा जतोई ने, SBPF सिंध बलूचिस्तान फ्रंट, जी क्या बना उसका?
भी नहीं हुआ, बेनजीर निकाल दिया उनको। क्वेश्चन इज पार्टीज बुरे वक्त भी देखती हैं, अच्छे वक्त भी देखती हैं। आपको अपनी पार्टी के साथ जो मर्जी हो खड़े रहो, बुरे वक्त के तो साथ, अच्छे वक्त पे तो सब। तो ये एक मैं समझता हूँ ये पीटीआई का भी लिटमस टेस्ट है और ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का लिटमस टेस्ट है जी। कि आज आप नवाज के नाम पे, जरदारी के नाम पे, इमरान के नाम पे वोट दिए, तो कल आप तितर बेतर होकर किसके नाम पे देंगे? लेकिन तो ये पीछे मीर साहब हमारे मुल्क में बदले की सियासत का भी तो रवाज है ना। जहांगीर तरीन साहब के साथ खान साहब के दौर में जो हुआ, जिस तरह उनकी नाअहली हुई, बड़े करीब तरीन साथियों में होते थे और अचानक से जो है वो उनको बाहर निकाल दिया गया। तो अभी तो जहांगीर तरीन साहब के पास बड़ा अच्छा मौका है उन सारे वाकयात का बदला लेने के लिए। देखो, मैंने बड़ी कोशिश की है जहांगीर तरीन और इमरान की दोस्ती हो, बड़ी कोशिश की, इमरान से भी बात की, जहांगीर तरीन से भी बात की और लचक दोनों में थी। लेकिन जब मैंने इमरान से कहा, मैंने कहा यार ये क्या इतना तेरा पुराना ये बंदा है, क्या किया है? कहता है मुझसे फेवर मांग रहे थे, तो अगर मैंने प्राइम मिनिस्टर रहूंगा तो मैं गलत काम नहीं करूंगा। हालांकि मेरा वो स्टॉन्च सपोर्टर है, मेरा वो बिल्डर है, लेकिन हाउ यू टेल मी हाउ कैन आई डू? मैंने कहा फाइन, यू नो दैट इज योर डिसीजन। तो इमरान का ये है कि मैं गलत चीज को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, इवन दो ही इज माय फ्रेंड। तो मैंने जहांगीर को बेटी को मैंने कहा ये बात है, बट यू नो साथ वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की, पता है हमारी जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, ये वेंडेटास की है, ये रिवेंज की है, ये पता बहुत हो गया। आपने अभी एक अपनी रिपोर्ट में भी कहा पाकिस्तान में जो मैशी हालात हैं ये हमारी इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह के साथ। बिल्कुल जी। अच्छा पीजे मीर साहब, शेख रशीद साहब का कहना था कि अल्लाह को मालूम है कि माइनस कौन होने जा रहा है और प्लस कौन होने जा रहा है, लेकिन अब ये होकर रहेगा और फैसला जो है वो इसी हफ्ते में हो जाएगा। शेख रशीद साहब के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? शेख साहब मेरे काउंटलेस प्रोग्राम्स में आए हैं, वो डेटे दे के चले गए हैं और हुआ कुछ नहीं। क्वेश्चन इज माइनस कोई नहीं होता है कि ये माइनस है। आपने कितनी कोशिश की थी कि आसिफ जरदारी को माइनस कर दें, कितनी कोशिश की थी शरीफ को माइनस कर दें। आज आप इमरान के लिए करेंगे या किसी और के लिए, इस तरह नहीं होता, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स है। आप पॉजिटिव रहो एंड यू मस्ट ऑल बी not one party, all party must be accountable to the rule of law. अगर पार्टी rule of law को adhere नहीं करेंगी तो मुझे बताएं फिर ये गवर्नेंस कैसे होगी? गवर्नेंस उसी तरह होगी ना when you become an example. तो हमें तो exemplary leadership चाहिए, not leadership which is painted and painted. Absolutely, absolutely. बिल्कुल सही। अच्छा पीजे मीर साहब, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, अब मैं उसी से आपके इस जवाब को लिंक करना चाहूँगा। आपने जो कहा कि कोई भी माइनस नहीं होता, अगर सर कोई माइनस नहीं होता तो आप देखें कि माजी के जो मुखालिफ थे एक दूसरे के, जो एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की बात करते थे, एक दूसरे को एक्सपोज करते थे करप्शन में, आज वो पार्टीज तमाम की तमाम जो हैं वो हुकूमत में बैठी हैं। मैं पीडीएम की, पीपल्स पार्टी नून लीग की बात कर रहा हूँ। अगर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकती हैं, और डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि सियासत में आप लचक दिखाते हैं, तो क्या इमरान खान साहब को भी अब थोड़ी लचक नहीं दिखानी चाहिए? इमरान को बहुत पहले दिखानी चाहिए। इमरान खान ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है कि ये जो अपनी असेंबली से बाहर निकल आए, ये आज असेंबलीज में होते हैं तो एक आपका फेयर कॉन्टेस्ट होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन तो है ही नहीं है इस वक्त हमारे पास एक पार्टी, एंड यू कांट ब्लेम इट, बिकॉज ये जब निकल गए तो उनको आपने फ्री हैंड दे दिया, फिर आप उनको तनकीद करते हैं ये तो आए हैं जी लॉज बनाने के लिए। और भैया अगर आए हैं तो आप किधर थे? फिर लॉज तो हाउस में बने हैं ना, तो फिर आप हाउस में रह के इनको काउंटर करते। आपने नहीं काउंटर किया, अब उसके बाद तो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। आपने ये गलती का खमियाजा भुगत रहे आप। जी पीजे मीर साहब, कहिएगा 2023 में मुल्क में आम इंतखाबात जो हैं वो हो जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? इलेक्शंस होने ही होने हैं। या तो आप कहते हैं कि भाई डिक्टेटरशिप आ गई तो इलेक्शन नहीं होंगे, ये डेमोक्रेसी है, इसके अंदर होंगे और इवेंचुअली अगर ये नहीं करेंगे आपकी फॉरेन एड बंद होगी, आप पे इकोनॉमिक प्रेशर्स होंगे और हो सकता है कि आप पे सैंक्शंस भी लग जाए, क्योंकि ना आज दुनिया शोर कर रही है जी ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस ये है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस वो हो गए, तो ये सारे दुनिया में हैं
कि आज G20 की कॉन्फ्रेंस उधर कर रहे हैं कश्मीर में, जहां रेप्स हुए हैं, जहां मर्डर्स हुए हैं, जहां मैस ग्रेव्स डिस्कवर हुई हैं, जहां आपने इनह्यूमन कंडीशंस पे आपने कश्मीरियों को रखा है, और ये आपने प्रेग्नेंट औरतों को बेनेट्स मारे हैं, और ये मुझे बताएं तो इनकी आंखें खत्म हो गई ह्यूमन राइट्स की बात। इनको क्या पाकिस्तानी मिले? हर चीज को एक आंख से देखने की कोशिश है, और इसके अंदर मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी बात है, जस्ट डाइवर्टिंग अ लिटिल बिट, कि पाकिस्तान हिस्सा नहीं ले रहा एंड चाइना हैज कम आउट, एंड आई एम श्योर ये बाकी भी बाहर आएंगे। क्योंकि जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, दिस इज अ केस इन द यूनाइटेड नेशंस, और इसकी करारदाद के मुताबिक हम खड़े हैं। हमने कोई 370-35A नहीं लेके आए, और हिंदुस्तान violator, so these members will be violating the United Nations Charter by attending this G20 conference. So मैं समझता हूँ कि ये जो चीज है, इस पे बड़ी मद्देनजर हमें रखनी है। बिल्कुल सही। अच्छा पीजे मीर साहब, मैं ऑडियो लीक्स के हवाले से भी एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि अभी तक ये सिलसिला नहीं रुक रहा, और जैसे ही ऑडियो लीक्स आती हैं एक नया तूफान खड़ा हो जाता है, और उस पर एक बात होना, बल्कि ले दे होना शुरू हो जाती है, और फिर उसकी तरदीद या तस्दीक नहीं आती तो मज़ीद वो फिर मीडिया की एक हॉट स्टोरी बन जाती है। तो ये ऑडियो लीक्स वाला सिलसिला कब रुकेगा पाकिस्तान में, क्योंकि इससे भी सियासत का बहुत नुकसान हो रहा है। ये जो आपने सवाल किया ना, इसको मैं टर्म बड़ा सिंपल तरीके से करूंगा, ये जहालत है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, बोथ पीटीआई एंड पीडीएम, ये जाहिलों की तरह एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अभी ऑडियो, प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक ऑडियो लीक निकलती है, उसकी शहबाज की निकलती है, फिर इमरान की निकलती है। इंस्टेड ऑफ बोथ ऑफ गेटिंग टू एंड फाइंडिंग आउट कि इतने बड़े घर के अंदर, ऑगस्ट हाउस हमारा सबसे बड़ा घर, और वहां ऑडियो लीक हो रही है, ओ भाई तुम यार बैठ के इस सिक्योरिटी के मामले को करो, ये एक दूसरे पे पॉलिटिक्स शुरू हो गए। कैन यू इमेजिन द जोक कि हमें चाहिए दोनों को मिलके कि भाई आज तुम वजीर आज़म हो, पहले तुम थे, और ये सोचो कि ये ऑडियो लीक कहां से आए, ये कौन सबवर्सिव एक्टिविटीज कर रहा है, और ये क्या टाइमली ये वीडियोस निकल आती है, इस पे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन एक हेयर से पे आती है, इसको अंग्रेजी के अंदर और इंग्लिश को कहते हैं एंट्रैपमेंट, ये एडमिशन नहीं होती है। और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी है, आपको पता ही नहीं है कि ये बात ठीक है कि नहीं। सो इसको आप देखो, अगेन कभी ऑडियो निकल आती है, कभी वीडियो निकल आती है, और हम उस पर थ्राइव करते हैं, उस पर हेयर से पे पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स करें फेस टू फेस एंड नॉट विद सब्सटैंशियल एविडेंस, विद कंप्लीट, एंड दैट इज वेयर वी विल गेट जस्टिस ऑन आइदर साइड्स। बिल्कुल सही। अच्छा पीजे मीर साहब, मज़ाहमत नहीं मफाहमत, क्या खान साहब ने अपनी पॉलिसी जो है वो तब्दील कर ली है, आप क्या समझते हैं? पॉलिटिक्स के अंदर आई थिंक इन्होंने एक लचक दिखाई है। पहले वो नवाज शरीफ के पीछे लगे रहे, करप्शन करप्शन करप्शन। भाई करप्शन दुनिया के अंदर सारे बात करते हैं, नहीं खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक अच्छा एक स्टांस लिया है करप्शन के मुतालिक, वेरी गुड, क्योंकि पाकिस्तान बड़े नुक्ताचीनी हुई है। लेकिन देखो, पॉलिटिक्स के अंदर गिव एंड टेक होती है, पॉलिटिक्स के अंदर कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, पॉलिटिक्स के अंदर एग्री टू डिसएग्री होता है, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही है कि पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करें। तो अगर आपस में फिटनेस दिखा दें, आप देखो कि टेलीविजन के ऊपर ये पीडीएम की तरफ से किस तरह बदतमीजी हो रही है, फिर उसके साथ पीटीआई की तरफ से बदतमीजी हो रही है। क्या हमें यही रह गया पॉलिटिक्स के अंदर? क्या महंगाई पे बात करेगा कोई? क्या मायशी हालात कोई नहीं करेगा? लिविंग कंडीशंस पे कोई नहीं करेगा, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे कोई नहीं करेगा, वो नहीं है। एक दूसरे की स्ट्रगल टू रिमेन इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, दैट्स इट। एग्जैक्टली। या तो ये स्ट्रगल रहती है पीजे मीर साहब कि वो पावर में रहे, या फिर ये स्ट्रगल रहती है कि जो पावर में है उसको गिरा दे। इसकी एक बिल्कुल 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 सर, अभी आपने अवाम की खिदमत की बात की, तो आप देखें कि ये तो फिर मुल्क की सियासत है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और विफाक और सेंटर में हुकूमत किसकी बनेगी और सारी चीज़ें। आप बल्दियाती इलेक्शन की मिसाल ले लें, कराची में भी हुए हैं, और उसमें भी पीटीआई और जमात इस्लामी के इत्तेहाद के बाद जो खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जोड़ तोड़ का अब जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है, 10-12 वोट्स का अभी भी डिफरेंस है। तो जो पावर में आ रहा है उसको काम नहीं करने दे रहा, और जो आप पावर में नहीं आ रहा उसने किसी ना किसी को खरीद के पावर में आना है। तो ये भी, इसमें भी तो फोकस कहीं भी अवाम की खिदमत तो ना हुई फिर।
हमारी पॉलिटिक्स में सबको शौक है कि कुछ इफ्तिताह करो और तुम्हारे नाम की फट्टी लग जाए, और फिर जब आप चले जाते हो वो फट्टी चेंज करके कुछ और लगा देते हो। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हमारा। भाई डू आई केयर और यू केयर के जो पार में आए, हमें तो चाहिए रोटी आटा मेहमान, ये जो आपकी महंगाई है ये सस्ती हो जाए, हमें चाहिए पेट्रोल, हमें चाहिए ये लिविंग कंडीशंस अच्छी हो जाए। दैट्स ऑल वी वांट। डू वी केयर के कौन पार में है? देखो ना, अगर एक पार्टी आती तो क्या ये उसी पार्टी की सपोर्ट में और उन्हीं के लिए काम करेगी? नो। जो भी पार्टी आती है, वेदर इट इज पीटीआई, पीडीएम और एनीबडी एल्स, इनका मकसद और मकासद एक ही होने चाहिए कि अक्रॉस द बोर्ड आपने सबकी फलाह और बहबूद के लिए काम करना है। यहाँ यही होता है जो आपने सवाल किया, मेरी पार्टी आई है तो मैं अपने वर्कर्स को सहूलत दे दूंगा, दूसरों को नहीं करूंगा। ये खत्म करो यार, आप रिप्रेजेंटेटिव हो पाकिस्तान के। बिल्कुल, बहुत अच्छी मिसाल दी आपने, खास तौर पर फट्टी लगाने वाली। पीजे मीर साहब, मुझे एक तो वो नेम प्लेट वाली फट्टी लगाने वाली बात इससे याद आ गई, दूसरी फिर मुझे प्रोजेक्ट्स में जो फट्टियां लगती हैं मुझे वो बात भी याद आ गई। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी प्लीज। यस पीजे मीर साहब, कहिएगा कि आप पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? जिस तरह से पीटीआई अभी टूट फूट का शिकार है, व्हाट डू यू थिंक उनका फ्यूचर क्या होगा? देखें, ये आपने इसकी पॉपुलैरिटी देख ली है। इट इज अ पार्टी, इसमें डिनाइल में हमें नहीं रहना चाहिए। ये पॉपुलर पार्टी और इस पार्टी को आप नॉन सीरियस मत लें, बट इसको डील करें तरीके के साथ। इन रिटर्न पीटीआई शुड रिस्पॉन्ड बाय बीइंग अ लॉ अबाइडिंग पार्टी। इट शुड रिस्पॉन्ड बाय ये जो इनके अंदर जो शर पसंद अनासर हैं या प्लांट किए हैं या स्लीपर्स हैं, जो भी हैं, इनको आप निकाल दो। देखो, पार्टी चलेंगी जो कि कानून के दायरे में रहेंगी। अगर आप ऐसे रखोगे, ये वो क्या है, वो मुल्ला से नाम आया था वो मॉडल टाउन के अंदर, गुलू बट्स। अगर आप गुलू बट्स रखने को आप कहते हैं तो फिर अपने पार्टी के अंदर से भी गुलू बट्स निकालें आप। इट कैन नॉट हैपन। आप एक को करें, हर एक को जो गलत आदमी है उसको पार्टी से निकाल दो। यही सक्सेस। बिल्कुल। पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आपके वक्त का और तज्जिए का अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है, क्योंकि एक तरफ मुकदमात की भरमार है, दूसरी जानिब गिरफ्तारियां हो रही हैं, तीसरी जानिब जोड़ तोड़ हो रही है। अल्लाह करे कि आने वाले कुछ महीनों में अब इंतखाबात भी हो जाए। हम एक लेते हैं ब्रेक से, आप ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और अब हम बात करेंगे कराची की। कराची का नया मेयर जो है वो किस जमात का होगा, और मैं और जमील भी ब्रेक में इस पे काफी ज्यादा डिस्कशन कर रहे थे, और जमील का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। मेरा कह रही थी हो सकता है 5वीं जमात का हो या 10वीं जमात का हो, तो वो जमात जो है वो जब डिस्कस हो रही थी। बाय द वे, एनीवेज जी, अवाम, हमारे अवाम क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, पहले आपको वो दिखाते हैं। जो है ना वो ये पीपल्स पार्टी का आना चाहिए, इख्तियार इनके ख़त्म हो जाएंगे और पूरे हुकूमत जो सिन है बेसिकली वो काम कर सकेंगे। जो शहर का भला करे, पब्लिक का भला करे, सिंसियरली काम करे, पार्टी कोई भी हो, बंदा अच्छा आ जाए। देखिए, पीपल्स पार्टी को तो हम काफ़ी ज़माने से देख रहे हैं, साल गुजर गए। जो कराची का हाल है वो सबके सामने है, मैं सिर्फ अकेली तो नहीं हूँ। तारीख में ऐसा काम कोई नहीं करेगा जो जमात इस्लामी करके दिखाएगा। महंगाई का जो आलम है ना, पीपल्स पार्टी का आना चाहिए मेरी नज़र में। मेयर जमात इस्लामी का होना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए जमात इस्लामी को भी। सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा पीपल्स पार्टी का अगर मेयर बने। अगर जमात इस्लामी का बनेगा तो पीपल्स पार्टी उसको इख्तियार देगी ही नहीं। सिंध पूरा उन्हीं का ही है, आप देख लें जितने भी कराची में जो भी काम हो रहे हैं सिंध में अब यही कर रहे हैं, और तो कोई है नहीं करने वाला। तो जनाब, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद के बाद नंबर गेम बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। कराची सिटी काउंसिल का ऐवान 367 अराकीन पर मुश्तमिल, मेयर वही बनेगा जिसे कम से कम 184 वोट मिलेंगे। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ में से किसी के पास भी इतने अराकीन नहीं है। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ दोनों जमातों के अराकीन की मजमूई मुमकिना तादाद जो है वो 193 हो गई है। तो इस वक्त नंबर गेम क्या है, तफसील से जानते हैं। सिराजुल हक साहब का क्या कहना है, आइए तफसील से जानते हैं। इस्लामी इस वक्त सबसे बड़ी जमात है और सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, पीपल पार्टी से ज़्यादा वोट लिए हैं, और वहाँ
इंसाफ हो और अदल हो और मेरिट हो तो मेयर जमात इस्लामी का होना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त हुक्मरानों के बदतदबीरी, नाअहली और नालायकी की वजह से आग में जल रहा है। पाकिस्तान और इस्लामाबाद के हुक्मरानों से कहना चाहता हूं कि बलूचिस्तान में इस वक्त तुम्हारी हुकूमत वज़ीर आला की सेक्रेटरीट तक महदूद हो गई है। कराची सिटी कौंसिल का ऐवान 367 अरकान पर मुश्तमिल। मेयर वही बनेगा जिसे कम से कम 184 वोट मिलेंगे। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ में से किसी के पास इतने अरकान नहीं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ मुत्तहिद। दोनों जमातों के अरकान की मजमूई मुमकिन तादाद 193 हो गई। जमात इस्लामी को मेयर के लिए रास्ता साफ नजर आने लगा। पीपल्स पार्टी को नून लीग, JUI, TLP और आजाद उम्मीदवार की हिमायत मिलने का यकीन। फिर भी वो ऐवान में 173 का अदद ही हासिल कर पाएगी। कराची का पहला जियाला मेयर लाने के लिए पीपल्स पार्टी को मजीद 11 से 12 वोट दरकार। सियासी माहिरीन कहते हैं कि जमात इस्लामी के लिए मामला इतना भी सीधा नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कई अरकान या तो पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं या फिर 9 मई के वाकयात में पुलिस को मतलूब है। अगला मेयर जो भी हो, कराची वाले तो सिर्फ अपने बुनियादी मसाइल का हल चाहते हैं। तो जनाब, पीपल्स पार्टी का कहना है कि तहरीक इंसाफ के कई अरकान उनसे राब्ते में हैं और दूसरी तरफ कई अरकान 9 मई के वाकयात में पुलिस को मतलूब भी हैं। इसका मुमकिना नताइज पर कितना असर पड़ सकता है? ब्यूरो चीफ कराची शोएब बरनी इस वक्त हमारे साथ हैं। शोएब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो सूरत हाल बताइए, नंबर गेम जो है किसका पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक तरफ पीपल्स पार्टी का ये दावा कि PTI के अरकान हमसे राब्ते में हैं, तो तकरीबन 12 वोट्स का इस वक्त डिफरेंस है। कितने लोग टूट चुके हैं अब तक PTI के? जी बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आपने खुद अपने इंट्रो में भी बताया कि पलड़ा तो किसी का भी वाज़ेह तौर पे भारी नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो 9 मई के बाद जिस तरह तब्दील हुई हैं, तो हम ये बात आसानी के साथ कह सकते हैं कि इस वक्त मुस्तहकम पोजीशन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। क्योंकि जिस तरह से PTI के कारकुनान रुपोश हैं, उनके जो जीते हुए जो ओहदेदारान हैं, उम्मीदवारान हैं, वो जो है गायब हैं, तो इसके बाद हल बर्दारी की तकरीब में भी उनकी शिरकत मुतवक्को नहीं है, क्योंकि पुलिस ने उनकी फहरिस्तें बनाई हुई हैं। वो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके घरों पे प्रेशर दिया जा रहा है कि वो सामने आए। अगर वो घरों पे मौजूद नहीं है तो उनकी फैमिली मेम्बर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल एक एज हासिल है कि वो कराची में अपना जियाला मेयर ला सकते हैं। और आसिफ अली जरदारी का भी यही कहना है कि वो किसी भी तरह से कोशिश करेंगे कि मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का ही हो। जी शोएब बरनी साहब, बल्दियाती इंतखाबात भी हो गए हैं और पार्टियां अपना मेयर लाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, क्या उनको इख्तियारात भी मिलेंगे? जी देखिए, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर आ जाते हैं, जिस तरह के माजी में मुर्तज़ा वहाब थे, तो वो तो काम करवा रहे थे, लेकिन उससे पहले जब MKM के वसीम अख्तर थे तो वो सिर्फ इख्तियारात का रोना रोते रहते थे, क्योंकि सूबाई हुकूमत उनके साथ नहीं थी, उनको चलने नहीं देती थी, उनके फंड्स के इशूज थे, मसाइल थे, इस वजह से वो काम भी नहीं कर पा रहे थे। और कराची में बल्दियाती मसाइल का एक अंबार है। कराची शहर में हर सड़क जो है उस पे कोई ना कोई मसाइल है, या तो गटर उबल ले, या वो टूटी हुई है, या वहाँ पे खड्डे हैं। तो इन सारे मसाइल को हल करने के लिए बल्दियाती हुकूमत का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कराची जितनी बड़ी तेज़ी के साथ फैला है, जिस तरह से उसमें आबादी हुई है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनी है, यहाँ पे पानी की किल्लत है, यहाँ पे सीवरेज के मसाइल हैं, यहाँ पे बेसिक नीड्स जो यूटिलिटीज़ होती हैं, जिनमें गैस के मसाइल, बिजली के मसाइल, वो मसाइल हैं। इसके साथ साथ कराची शहर में पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। लोगों ने बिल्डिंगें बना ली हैं, लेकिन पार्किंग के लिए जगह नहीं होती, सड़क पे गाड़ी खड़ी करते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। कराची में अगर दफ्तरी औकात होते हैं तो तकरीबन हर सड़क पे ही ट्रैफिक जाम के मसाइल हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसके लिए बल्दियाती हुकूमत का होना बहुत जरूरी है। अब ये जो इलेक्शन हुए में है, इसके बाद भी, क्योंकि अभी 7 मई को जो 11 हलकों पे इलेक्शन हुए थे, जहाँ पे कैंडिडेट्स के इंतकाल की वजह से जो सीट्स पे इंतखाब डिले था, तो वो भी हो गया था।
4 अजला थे कराची के जिनमें ये इंतखाबात हुए, लेकिन अब देखते ये हैं कि आज भी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हल्फ बर्दारी की तकरीब है जहाँ पे इन्होंने आके हल्फ उठाना है। 11 बजे अब से कुछ देर बाद उस तकरीब का टाइम बताया गया है, यकीनी तौर पे 12 बजे तक वो शुरू होगी। देखते हैं कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए लोग हैं वो कितने हल्फ उठाने के लिए पहुँचते हैं। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के लोग तो लाजमी तौर पर वहाँ पहुँचेंगे क्योंकि वो तो उनके लिए कोई मसाइल नहीं है। इस वक्त जमात इस्लामी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि किसी तरह हाफिज नईमुर रहमान साहब को मेयर बनाया जाए, क्योंकि जमात इस्लामी ने जो कराची में पूरी ये जो कैंपेन करी है इसको हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बहुत अच्छी तरह से लीड किया है और मेयर के लिए उन्होंने बहुत जोर लगाया है। लेकिन जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम सिर्फ मेयर के लिए जाएंगे, डिप्टी मेयर पे हम कोई बात नहीं करेंगे। अगर पीपल्स पार्टी हमसे कोई डील भी बनाएगी कि हमें डिप्टी मेयर दे दे और मेयर अपना ले आए तो हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, बल्कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। ये बात हाफिज नईमुर रहमान से हमारी खुद हुई है। तो वो ये कहते हैं कि हमें सिर्फ मेयर मिलेगा तो हम लेंगे, डिप्टी मेयर मिलेगा तो हम अपोजिशन में बैठेंगे और भरपूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम अपोजिशन करेंगे। जिस तरह से बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने मुर्तजा वहाब को मेयर कराची के लिए नामजद किया है, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए पूरी सिंध लॉबी भी स्ट्रॉन्ग काम कर रही है कि किसी तरह से मुर्तजा वहाब, क्योंकि तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हैं, कि किसी तरह से ये चीज फाइनलाइज हो और मेयर एक बार कराची का जियाला पीपल्स पार्टी से निकले। सही। अच्छा शोएब, हमारे नाजरीन की रहनुमाई के लिए ज़रा बताएं कि सूबाई असम्बली और आगामी इंतखाबात जब होते हैं तो बल्दियाती इलेक्शंस किस तरह से उससे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि आज बल्दियाती नुमाइंदे हल्फ उठाएंगे तो उसके बाद मेयर किस तरह से मुंतखब होगा, ये जो जोड़ तोड़ का हमारा ये नंबर गेम है, इसमें क्या वोटिंग होगी, ज़रा इस हवाले से भी बताइए। जी देखिए, जिस तरह आम इंतखाबात होते हैं उनसे तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ इंतखाबात होते हैं, क्योंकि ये वार्ड्स और काउंसलर की सतह पे और चेयरमैन वाइस चेयरमैन की सतह पे होते हैं। अब कराची में जो यूनियन कमेटीज थी उनकी तादाद थी 246। उन 246 यूनियन कमेटीज में 235 पे पहले इंतखाबात हुए और 11 यूनियन कमेटीज पे चेयरमैन और 15 वार्ड्स के इंतखाबात इस 7 मई को हुए, इसी महीने के दौरान। अब जो ये तमाम इलेक्शन हो गया, मरहला बखूबी अंजाम दे दिया गया, जमहूरी एक जो रिवायत है वो बरकरार रही। अब वो जीतने के बाद जो है उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी, फिर उनके काउंसिल का इजलास होगा। केएमसी बिल्डिंग के अंदर इनका हॉल होता है जहाँ पे ये तमाम लोगों के इजलास होते हैं। जैसे सिंध असेंबली है उसी के अंदर एमपीएस बैठते हैं, तो वो एक पैरेलल ऐवान है, ये एक दूसरा ऐवान है। तो इसमें बाकायदा से काउंसिल के मामलात चलेंगे और इसमें जो मेयर होगा फिर वो उसको आगे, कराची का जो मेयर होगा वो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि माजी में कराची में जब नाजिम मुस्तफ़ा कमाल रह चुके हैं उन्होंने बहुत डिलीवर किया है। कराची में उन्होंने बहुत काम किए जिस दौर में, इससे पहले जब फारूक सत्तार और नेमतुल्लाह खान वो भी थे तो उन्होंने भी कराची में अपनी मेयरशिप के दौरान बहुत डिलीवर किया है। तो आने वाले मेयर से भी लोग यही तवक्को रखते हैं कि वो कराची में डिलीवर करे, क्योंकि कराची के मसाइल ऐसे हैं, कराची के इश्यूज ऐसे हैं कि यहाँ पे हर ज़िले के अलग अलग इश्यूज हैं, लेकिन जो कॉमन इशू है वो बिजली, पानी, गैस, गटर, सीवरेज के मसाइल और यूटिलिटीज़ के फुकदान है। इसके साथ कराची वाले जो हैं बहुत ज़्यादा महंगी बिजली का बिल देते हैं, इस पे भी जमात इस्लामी ने बहुत आवाज़ उठाई है और वो KLF के खिलाफ बाकायदा तौर पे अदालतों में गए हुए हैं। तो अब देखते ये हैं कि जो मेयर का फैसला होगा वो मेयर अपनी क्या तरजीहात रखता है और किस तरह से कराची के मसाइल को लेकर चलता है। बिल्कुल सही शोएब, आपने तफसीलन जिस तरह बताया कि एक तो ये बल्दियाती सेटअप जो है बहुत ज़रूरत भी थी इसकी, और कराची के मसाइल को हल भी इसी तरीके से किया जा सकता है। एक मसला और है जो अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करते हैं। स्ट्रीट क्राइम जोन में मंडी लगाने के बाद पुलिस और इंतज़ामिया जो है वो बहुत परेशान है। कराची में मवेशी मंडी की जगह तब्दील करके स्ट्रीट क्राइम जोन में लगाने पर पुलिस इंतज़ामिया की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कराची की मवेशी मंडी के लिए नॉर्दर्न बाईपास पर कायम 700 एकड़ रकबे पर मुकर्रर जगह 3 थानों की हदूद में आती है। इन तमाम इलाकों में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की बहुतात है। मवेशी मंडी के लिए मुकर्रर की गई नई जगह पर नॉर्दर्न बाईपास और अतराफ में स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं है और लाइट्स ना होने की वजह से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो चुका है। मवेशी मंडी के अतराफ में पुलिस की 8 पॉकेट्स लगाने के जो है वो अहकाम भी दिए गए हैं और नॉर्दर्न बाईपास पर मोटरसाइकिल सवार रेंजर्स एहलकार तैनात होंगे, जबकि कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए 10 लाख से जायद शहरी मवेशी मंडी का रुख करते हैं। तो ये भी एक बड़ा इशू है। शोएब बरनी, आप क्या होगा, इस इशू को किस तरह रिजॉल्व किया जाएगा, क्योंकि
बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो मवेशी मंडियों का रुख करते हैं और बड़ी महंगी शॉपिंग करते हैं। ऐसे में स्ट्रीट क्राइम्स के गढ़ में मवेशी मंडी लगना, तो फिर किस तरह से सिक्योरिटी इंतजाम देखे जाएंगे? जी देखें, कराची की जो मवेशी मंडी है इसको एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी भी कहा जाता है। और इस मंडी की खास बात यह है कि इसके अंदर छोटे बड़े बकरा, गायें, दुम्बा, ऊंट मिलाकर कुल 9 लाख से ज़ायद जानवर आते हैं जो कि कराची में कुर्बानी के लिए फरोख्त हो जाते हैं। कराची की ये जो सुपर हाईवे पे जो लगने वाली मवेशी मंडी थी, जो 22 साल से इसी सुपर हाईवे के मुकाम पे लग रही थी, अब इसकी जगह को तब्दील किया गया है और वहाँ पे क्योंकि मकान आबादी बनती जा रही थी, हाउसिंग स्कीम्स बनती जा रही थी, तो जो उन आबादियों में रहने वाले थे उनको मुश्किलात थी मवेशी मंडी की वजह से। तो इस मंडी को वहां से आगे जाके मुंतकिल किया गया है जो कि सुपर हाईवे पे उससे भी ज्यादा आगे का मुकाम है और अब ये नॉर्दर्न बाईपास के करीब इसको मुंतकिल किया गया है। वहां पे क्योंकि अभी हाउसिंग स्कीम्स नहीं है, कोई आबादी नहीं है, तो उस जगह मंडी मुंतकिल की गई है। लेकिन जब आबादी नहीं होती, वो गैर सुनसान आबाद इलाका होता है, तो वहाँ के मसाइल और चीजें और भी होती हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे लूट मार के रास्ते में वाकयात पेश आ रहे थे, लेकिन कल इतवार का दिन ऐसा था कि वहाँ पे रेंजर्स की और पुलिस की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई और मवेशी मंडी के जो तर्जुमान हैं, जो मीडिया सेल को हेड कर रहे हैं, यावर रजा चावला, वो हमारे सुनो टीवी के दफ्तर भी आए थे परसों। उन्होंने आके बताया कि अब हमने ये मामले को हल करने के लिए जो है रेंजर्स की 8 जगह पे चौकियां कायम की हैं ताकि लोगों को लूट मार का निशाना ना बनाया जाए। वाज़ेह रहे कि ये जो मंडी होती है इसमें तकरीबन 7 अरब रुपए से ज्यादा का कारोबार होता है, जिसमें मुख्तलिफ जानवर आते हैं जिनकी मालियत लाखों में शुरू होकर 20-20, 25-25 लाख तक जाती है। तो कराची की जो ये जो मवेशी मंडी है ये ट्रेंड बन चुकी है और यहाँ पे एक VIP ब्लॉक्स होते हैं, उसके अंदर एक आप कह सकते हैं कि लोग दिखावे के लिए भी पैसा खर्च करते हैं और वो आगे से आगे महंगे से महंगा जानवर खरीदते हैं कि ये 50 लाख का जानवर मैंने खरीदा है, तो ये 70 लाख का जानवर मैंने खरीदा है। और ये जानवर हमने खुद मंडी में देखे हैं कि 50-50 लाख के जानवरों के सौदे होके लोग लेके जा रहे होते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है। तो इस सूरत हाल में क्योंकि लोग पैसे लेके जाते हैं, नकद डीलिंग होती है, कोई क्रेडिट पे नहीं हो रही होती, तो इसमें लूट मार का खतरा ज्यादा होता है। माजी में पिछले 1 हफ्ते के दौरान 2 से 3 ऐसे वाकयात हुए जिसके बाद कराची के शहरियों में खौफ की फिजा पाई गई, क्योंकि मंडी में अमूमन लोग ठंडे टाइम में जाते हैं, शाम से लेकर रात तक जाते हैं, तो इस दौरान डाकू फायदा उठा रहे थे। 2 वाकयात गन शॉट के भी हुए जिसमें लोगों को गोलियां लगी। हम अब ये सूरत हाल बताई जा रही है, अब देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या होता है कि सिक्योरिटी कितनी ब्रीफ अप की गई है ताकि इस तरह के नाखुशगवार वाकयात ना हो, वरना अभी मंडी का पूरा सीजन बाकी है और 1 तारीख के बाद से जानवरों की खरीदारी शुरू होगी। क्योंकि आप करीब आते हैं दिन, तो कराची में फ्लैट में जो रहने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा दिन पहले जानवर खरीद के नहीं रख सकते, तो उनके पास जगह का रखने के मसाइल होते हैं। तो जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे, ईद कुर्बान में हफ्ता 10 दिन रह जाएगा, तो ये खरीदारी तेज होगी। तो उन दिनों में देखते हैं कि क्या वाकयात होते हैं, क्योंकि ये मंडी 22 साल बाद एक नए मुकाम पे लग रही है और वहाँ पे जाहिर सी बात है नई जगह लग रही है, तो हर चीज तब्दील होगी, मुख्तलिफ होगी, लोगों को भी आदत नहीं है वहाँ जाने की। शोएब बर्नी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से हमें आगाह किया और बिल्कुल सही, 22 साल बाद एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की जगह तब्दील की गई है और वो जिस जगह मुंतकिल की गई है वहाँ स्ट्रीट क्राइम्स की रेशो बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त हुकूमत को मेक श्योर करना होगा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया शोएब बर्नी आपका। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। And we're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और अब बात करेंगे गैलप वर्ल्ड पोल सर्वे, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से तासुरात रिकॉर्ड बुलंदियों को छू चुके हैं और मयार जिंदगी में कमी आई है। लाखों अफराद बुनियादी जरूरियात पूरी करने की जदोजहद कर रहे हैं और अगर मौशी बहरान की बात करें तो सिंध में सबसे ज्यादा लोग इससे मुतासिर हुए हैं। 86% के नजदीक हुकूमत में करप्शन वसी पैमाने पर फैल चुकी है। 80% कारोबार जो है उसमें भी बहुत कारोबार भी मुतासिर हुआ है। करप्शन रिकॉर्ड की गई है और हालिया सालों में पाकिस्तानी मुईशत में रिकॉर्ड महंगाई भी देखी गई है। बैरूनी सरमायाकारी और तरसीलात ज़रब नुमाया कमी हुई है। इमरान खान की गिरफ्तारी और इसके बाद बेअमनी से मुआशी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। मुआशी बहरान के सबब लाखों अफराद को बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने में शदीद दुश्वारी का सामना है। मुआशी बहरान के सबब मुमकिना तौर पर 36% मर्दों के मुकाबले में
91% खवातीन मुतासिर हुई हैं और मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है। मुस्तकबिल इंतहाई बेयकीनी का शिकार है। इमरान खान की गिरफ्तारी ने 2007 में बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद सबसे ज्यादा अवामी गुस्सा पैदा किया और इमरान खान की गिरफ्तारी ने सिविल सोसाइटी और रियासती इदारों के दरमियान खलीज को वसी कर दिया। पाकिस्तान में पायदार सियासी हल के बगैर मियारे जिंदगी बेहतर होने का इम्कान नहीं है। गैलप वर्ल्ड पोल सर्वे के मुताबिक इस वक्त मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, इससे निमटने के लिए और पाकिस्तान की मईशत को सही डगर पर लाने के लिए ये ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कायम हो। तो ये सियासी इस्तेहकाम कायम करना कितना ज़रूरी है और ये जानते हुए भी पार्टीज की जानिब से फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाना और आम इंतखाबात की तरफ ना बढ़ना, ये मजीद पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। बात करते हैं माहिर मईशत खाकान नजीब साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? I'm very well. Thank you for having me on. So now it's good to be with both of you. Thank you खाकान साहब। मुआशी बहरान सियासी मायूसी के साथ जुड़ा है, गैलप सर्वे ने भी अब बता दिया है और बहुत जरूरी है कि मुल्क अब आम इंतखाबात की तरफ जाए। सर, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ बात है वो ये है कि फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ी हुई है। 48% फूड इन्फ्लेशन अप्रैल में आई थी ईयर ऑन ईयर। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा लोगों के लिए तकलीफ दे है, बिकॉज याद रखिए कि जो वो लोग हैं जिनकी इनकम कम है, वो अपना इनकम का बड़ा हिस्सा फूड पे खर्च करते हैं। यानी कि लेट्स से कि जो साहिब हैसियत हैं वो अपनी इनकम का अगर 20% करते हैं, तो जो कम इनकम वाले हैं वो 50 से 70% हिस्सा जो है फूड पे। फूड की इनटेक जब कम होती है तो आपको जो सीरियस मसाइल हुए हैं पाकिस्तान में, जैसे बच्चों की स्टंटिंग, बच्चों की माल न्यूरिशमेंट, और यही बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो ऑब्वियसली उनको उनकी तालीम इफेक्ट होती है। दिस इज द मोस्ट सीरियस इशू फेसिंग पाकिस्तान टुडे लोगों के पर्सपेक्टिव से। अब मैंने हमेशा कहा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो मुल्क में रही है, पर व्हाट इज आई थिंक न्यू इज कि एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है जो कि लार्जली ड्रिवन है इकोनॉमिक मैनेजमेंट के पसे पुश डालने से। वो क्यों है? बिकॉज एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है कि इलेक्शन का इलेक्टोरल साइकिल क्या होगा। आई थिंक ये सब वर्ड को बैठ के एक दफा इलेक्टोरल साइकिल जो है उसको डिस्कस करना पड़ेगा, उसमें एक राह देखनी पड़ेगी कि वो कैसे होगा, चाहे जब भी हो। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनली जाएं, अक्टूबर में हो, अगर सब पार्टीज एग्री करती हैं एक दिन हो, सो ये तो ये बात है। बट इन द शॉर्ट टर्म आपको इकोनॉमिक मैनेजमेंट को थोड़ा सा बहुत ही देख कर करना पड़ेगा। IMF करना है, बजट अच्छा लाना है, आपने फॉरेन फंड्स इनफ्लोज लाने हैं, सप्लाईज को इंश्योर करना है, एडमिनिस्ट्रेटिवली कॉस्ट्स को देखना है कि ऐसी ना हो कि लोग बहुत ओवरचार्ज कर रहे हो, होर्डिंग हो रही हो। आई थिंक ये शॉर्ट टर्म में भी बहुत से इकदाम ऐसे हैं जो किए जा सकते थे जी। अब इनको करने के लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट को थोड़ा गियर अप करना चाहिए। अभी तो हमारी होप ऑब्वियसली उसी गवर्नमेंट से होगी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, और इनकम्बेंट गवर्नमेंट PDM की है। सो लेट्स ट्राई एंड आस्क देम कि जी ये काम सारे आपने करने हैं, बजट इन दी ऑफिंग है, IMF डिले हो रहा है। सो आई थिंक ये एक ओवरऑल पिक्चर है। इकोनॉमी बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में है। सारे जो हमारे अदारे हैं जो हमको रेट करते हैं, उन्होंने हमें एक बहुत ही लो रेटिंग पे रखा हुआ है। फ्रेंडली कंट्रीज भी कह रही हैं IMF करो। सो यू नो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर। इट्स अ टफ पिक्चर। बड़ों को बहुत सुलझ कर, बहुत समझ कर और बहुत शऊर से काम करना पड़ेगा। सही। अच्छा खाकान नजीब साहब, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, अगर अवाम पर मजीद टैक्सेस का बोझ डाला गया, आप क्या समझते हैं इसके क्या असरात मुरतब होंगे? और कहा यह जा रहा है कि जो मौशी सूरत हाल है अगर ये ऐसी रही तो हाई इन्फ्लेशन रेट जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन रेट में तब्दील हो जाएगा। तो फिर आप ये सही कह रही हैं। पाकिस्तान 70% के करीब इनडायरेक्ट टैक्सेस लेता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये है कि आप और मैं, या कोई इंसान जो हमसे कम आमदन करता है, या कोई इंसान जो हमसे बड़ी आमदन करता है, ये तीनों जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, ये एक ही तरह का 18% GST देंगे। ये एक ऐसी चीज है जिससे मुल्क को निकालना है। 70% डायरेक्ट टैक्सेशन होनी चाहिए। तो हमें मुल्क को ये दिखाना है कि हम 17 से 18% GST यानी कि जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाना एक आसान चीज है, बट प्योर जाकर रियल एस्टेट से टैक्स लेना, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट करना, प्रॉपर इनकम टैक्स का निफाज करना, जो टैक्सेस लागू हैं उनकी कंप्लीशन करना से मेरा मतलब है कि अब
टैक्स रेट जो इस वक्त है उसके मुताबिक टैक्सेस है ना, ये डिफिकल्ट चीजें हैं। सो एक तो ये है कि हमें ये देखना है कि इस दफा जब हम टैक्सेशन करें तो इसका इजरा सिर्फ उन लोगों पर हो जो टैक्सेस कम दे रही हैं जो उनकी हैसियत है उससे, या बिल्कुल नहीं दे रहे, जैसे रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, और जो मरात याफ्ता तबके हैं 1428 अरब की मरात दी हुई है हमने बजट में। ये हमने लास्ट ईयर दी थी FY22 में। जब FY23 का फिक्र करेंगे ये इससे भी ज्यादा होगा। सो एक तो बजट इज अ वेरी वेरी टफ एक्सरसाइज दिस टाइम, और अगर ये नॉर्मल का बजट होगा, यानी जिसे कहेंगे जो हर साल हम करते हैं, ये बढ़ा दें वो हेड चेंज कर दें, आई थिंक कि पाकिस्तान का जो चैलेंज है वो डीपर हो जाएगा। पाकिस्तान को एक्सपेंडिचर भी रिफॉर्म्स बहुत से करने हैं, टैक्सेशन हमने बात कर ली। सो अगर ये नहीं दिखाई देगा तो यस यू आर राइट, चैलेंजेस जो हैं वो डीपन हो जाएंगे, और अगर ये चैलेंजेस डीपन होंगे तो वही तबकात जो कि नहीं बर्दाश्त कर सकते, दे विल फेस मोर डिफिकल्ट पोजीशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जहां मुल्क को इस वक्त मुआशी सूरत हाल के एक बड़े चैलेंज का सामना है, वहीं आम इंतखाबात का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सर्वे में ये बताया गया है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा तभी मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, आप 10 बजे की हेडलाइंस देखिए, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। श्रीनगर में G20 इजलास के हवाले से बात करते हैं। G20 के सयाहत से मुतालिक वर्किंग ग्रुप का इजलास मकबूजा कश्मीर में आज से शुरू हो रहा है। चीन पहले ही इनकार कर चुका है, जबकि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने भी अब तक शिरकत की तस्दीक नहीं की। इससे पहले भी इन ममालिक ने लद्दाख के ज़ेली इजलास में शिरकत नहीं की थी। मकबूजा कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का इजलास मुनक्किद करने के फैसले के खिलाफ एहतजाजी रैलियां भी निकाली गई। चीन की तरह G20 के दीगर रुकन ममालिक से मुतनाज़े इजलास का बॉयकॉट करने की अपील की गई, और मकबूजा जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि G20 इजलास के लिए कश्मीर को बदनामे ज़माना अमरीकी फौजी जेल गुआंतानामो में तब्दील कर दिया गया है। भारत ने श्रीनगर में मीटिंग रखकर मंसूबा बंदी के साथ शरारत की है। भारत की आलमी सतह पर कश्मीर में अपनी सभी कार्रवाइयों को जायज ठहराने की कोशिश जारी है, और मोदी हुकूमत G20 इजलास के इनकाद से कश्मीर से मुतालिक अपनी सिफारती फतह का ऐलान करना चाहता है। तो मकबूजा कश्मीर जो है भारत का ही कहना है कि वो भारत का हिस्सा है, और श्रीनगर को एक पुरशहर करार दिलवाना चाहता है। चीन की जानिब से G20 इजलास के बॉयकॉट का ऐलान किया गया है, और चीन मुतनाज़े इलाकों में G20 इजलासों की किसी भी शक्ल के इनकाद की सख्ती से मुखालफत करता है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा चीन, तुर्किया और सऊदी अरब का मुतनाज़े G20 इजलास में शिरकत से इनकार सामने आया है। बिल्कुल जी, इस हवाले से देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां अरूज पर। मोदी सरकार ने बिलडोजर सियासत को मुसलमानों के खिलाफ एक नया हथियार बना लिया। कश्मीर में अब तक 1,10,000 से ज्यादा अमलाक को मिसमार और नजर आतिश किया जा चुका है। गुज़िश्ता 4 सालों में 2500 से ज्यादा घरों को मिसमार और दुकानों को नजर आतिश कर दिया गया। इसमें फौजी ऑपरेशन के दौरान भारतीय फोर्सेज ने 114 घरों को नजर आतिश किया। फरवरी 2023 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मोदी सरकार के इन इक़दामात को इंसानी हकूक की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियां करार दिया। दी गार्डियन के मुताबिक अमलाक की मिसमारी मोदी सरकार की तरफ से कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने की घटिया कोशिश है। क्या कश्मीर में जमा होने वाले G20 ममालिक के अरकान भारत की तरफ से इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर खामोश तमाशाई बने रहेंगे? गजाला नौरीन, सुनो न्यूज़, इस्लामाबाद। चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की अदम शिरकत के बाद G20 इजलास की क्या अहमियत रह गई है, तफसील से बात करते हैं। माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर हुमा बग़ाई इस वक्त हमारे साथ हैं, और साबिक सिफारतकार नजमुल साकिब साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर हुमा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारत की इस हरकत के पीछे आपके ख्याल में क्या वजह है, क्या मोदी हुकूमत का इस वक्त प्लान है?
वजह तो बिल्कुल वाजे है और कि उनके पास प्रेसिडेंसी थी इस वक्त G20 की, और वो इस प्रेसिडेंसी का फ़ायदा उठाते हुए जो टेररिज्म का उनके ऊपर ठप्पा है, क्योंकि वर्स्ट स्टेट टेररिज्म का मर्तकब होता है इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इससे ज़्यादा टेरेबल स्टेट टेररिज्म कहीं नहीं होता। दूसरी अहम बात यह कि जैसे आपने कहा गुआंटानामो बे, लेकिन अब तो कश्मीर के हवाले से ये कहा जा रहा है दैट इट इज़ द लार्जेस्ट प्रिजन ऑन द फेस ऑफ अर्थ। तो इन तमाम चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने कहा कि वहाँ G20 का टूरिज्म यानी टेररिज्म से फोकस हटा के टूरिज्म पे ले जाएं, और ये समिट वहाँ रखा। लेकिन मेरा ख्याल है ये बैकफायर कर गया है, ये उल्टा इंडिया के गले पड़ गया 3 वजूहात की बिना पर। जैसे आपने शुरू में कहा बहुत इंपॉर्टेंट बाइकॉट आया, और सबसे अहम बाइकॉट ऑफ कोर्स चाइना का है, क्योंकि जो GDP गिनवाई जाती है वहाँ की, या जो ट्रेड वहाँ का गिनवाया जाता है इस ग्रुप का, उसका जो सबसे बड़ा पार्टनर है या जो उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो चाइना है। दूसरी अहम बात कि अब इसके हवाले से जो ग्लोबल प्रोटेस्ट हो रही है वो अक्रॉस द वर्ल्ड है। तो लंदन में, ब्रसल्स में, जिनीवा में, पेरिस में, आज़ाद कश्मीर में मोबिलाइजेशन है और उसके खिलाफ बड़े खुल के बात हो रही है। जो ब्रिटिश MPs हैं वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, दूसरे लोग इसके हवाले से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ ले गए हैं आज़ाद कश्मीर, वहाँ वो एक समिट से खिताब करेंगे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि इंडिया के लिटरली ना ये गले पड़ गया है। इंडिया के अंदर बड़ा मसला है, क्योंकि वहाँ मोदी का जाना और मोदी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक नाइटमेयर बन गया है। तो ओवरऑल आई थिंक कि जो इंडियन अटेम्प्ट थी कि वहाँ पे ये दिखाएं कि सब अच्छे की खबर है, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी कि वहाँ पे पहले उन्होंने एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए कॉन्फ्रेंस की थी, अब वो ये वहाँ कर रहे हैं। द होल आइडिया इसके दुनिया से कहें कि वहाँ पे कोई मसला ही नहीं है, वो आई थिंक इट हैज़ लार्जली बैकफायर्ड। और कश्मीर पे अटेंशन आई है, इंडिया की रियासती दहशतगर्दी पर अटेंशन वापस आई है और उसको फ्लैग किया गया है। बस एक बात और मैं गुजारिश करूँ, मैं बहुत दफ़ा कहती हूँ कि ये पाकिस्तान इंडिया का इशू नहीं, कश्मीर इज़ नॉट अ बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये एक इंटरनेशनल इशू है जिसमें रीजनल अमन, ग्लोबल अमन हो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है। तो इतनी चीज़ें इस वक्त कश्मीर से जुड़ गई हैं कि पाकिस्तान तो इसका इदराक करता ही है और इसे उजागर करता ही है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया इसको इस तौर देख रही है। और जो इंडिया की कोशिश थी कि इसे वार्निश कर दें, इसके ऊपर एक पॉलिश चढ़ा दें कि सब अच्छे की, वहाँ वो मेरे ख्याल नाकाम हुआ। ठीक है, ठीक है। नजमुल साकिब साहब, मोदी हुकूमत इस बाइकॉट के बाद, चीन ने जो बाइकॉट कर दिया है, मोदी हुकूमत इससे जो मकासद हासिल करना चाहती थी, आप क्या समझते हैं उसमें नाकाम हो चुकी है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो शरारत का लफ्ज ये जमशेद ने इस्तेमाल किया है जी, ये है असली चीज। हिंदुस्तान ये चाहता है कि अंदर अंदर से ही बता दे दुनिया को कि जो 5 अगस्त 2019 को हमने 370 एब्रोगेट करके आर्टिकल और ये किया था कि जी ये जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये अब हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, तो उसको लाइट वे में बताते हैं कि अच्छा जी आइए, यहाँ पे टूरिज्म हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, और ये एक हिंदुस्तान का छोटा सा शहर समझ लीजिए, छोटा सा इलाका समझ लीजिए। ये बाकायदा तौर पे ये फेल हो गए हैं हिंदुस्तानी। बल्कि मैं आपको और आपके लाखों देखने वालों को ये बताऊं कि वो मसला कश्मीर जो कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, जिसमें पाकिस्तान 1948 से यानी अपनी कोशिशें कर रहा है, उसको इन्होंने खुद अपने तौर पे ये दुनिया के सामने एक दफा फिर ले आए हैं कि देखिए। और ये जो चीन ने किया, ये जो यानी तुर्की ने जो कहा, उसके बाद यानी G20 के जो 2 और मेंबर हैं, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया, मेरा नहीं ख्याल कि इजिप्ट जो है वो G20 का मेंबर है। बहरहाल इन लोगों ने ये बताया है कि हम नहीं आ रहे इसलिए कि ये एक इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जो बाकी मुल्क आ रहे हैं उनमें आपको बताऊं कि वो बड़े छोटे लेवल के, उनके हाई ऑफिशियल्स कैपिटल से नहीं आ रहे, उन्होंने अपनी अपनी एम्बेसियों से भेज दिए कि चलो कार्रवाई पूरी करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दुनिया G20 के लेवल पे हो या वैसे हो, वो ये जानती है, वो ये मानती है कि ये जो हेल्ड कश्मीर है ये एक इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये बैकफायर हो गया है, जिस तरह अभी हुमा ने कहा, और ये उल्टा पड़ गया है, गले पड़ गया है। और अभी जो समिट होनी है G20 की,
G20 की समिट होनी है सितंबर 2023 में, इस साल के सितंबर में। अब ये एक छोटे से वर्किंग लेवल का है। अब ये तजुर्बा उन्होंने किया था कि देखते हैं कि इस पे क्या रिएक्शन आता है। तो हिंदुस्तान के अंदर से, हेल्ड कश्मीर से, आजाद कश्मीर से, पाकिस्तान और दुनिया के तकरीबन 13 मुल्कों को तो मैं गिनवा सकता हूं जहां पे ये कहा गया है कि जी आप क्या कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। अब ये है कि हिंदुस्तान को अच्छी तरह से पता लग गया कि वो कश्मीर जिसको वो समझ रहा है कि जी अब हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो वाकईतन दुनिया भर में इसको कहा जा रहा है कि वो ये नहीं है। लिहाजा मेरे ख्याल में तो ये मोदी हुकूमत की एक और शिकस्त है, एक और उनको शिकस्त हुई है, और तरीके से शरारतन जो वो चाहते थे वो ना हो रहा है और ना ही मेरे ख्याल में होगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर हुमा, चीन ने G20 इजलास में जो शिरकत ना करने का ऐलान किया है, क्या चीन, रूस और पाकिस्तान की लॉबी की मजबूती की तरफ कोई इशारा तो नहीं है ये? देखिए, मैं इसको आई थिंक इट्स मच लार्जर देन जस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है कि एक ब्लॉक इमर्ज हो रहा है जिसमें चाइना और रशिया का नेक्सस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब इंडिया के लिए एक बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब इंडिया को देना है। इंडिया ने अपने आप को ज़ाहिर है अपने मफाद के लिए, अपने वसी तर मफाद के लिए अपने आप को अलाइन किया था वेस्टर्न ब्लॉक के साथ। वो यूएन में चाहता है सीटें, वो और कंसेशंस चाहता है, वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनने चाहता है, उसने अपने आप को वहाँ अलाइन किया था। लेकिन अब एक और ग्रुप जो है वो बहुत तेज़ी के साथ इमर्ज हो रहा है जिसकी सरबराही चाइना के पास है, और एक पूरा यूरो एशिया कनेक्ट है जो जहाँ समझा जा रहा है कि दुनिया का सारा जो बिलखुसूस माशी मफाद है वो वहाँ जुड़ा होगा ना। इंडिया डजंट वांट टू मिस द बस। इंडिया वेस्टर्न ब्लॉक से भी कनेक्टेड रहना चाहता है और इंडिया इस वाले ब्लॉक से भी कनेक्टेड रहना चाहता है, और इस ब्लॉक से अब इंडिया के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि वो कोर्स करेक्शन करे। मेरे ख्याल ये अहम चीज है, क्योंकि जो वेस्टर्न ब्लॉक था वो चश्मपोशी करता था, वो अपने मफादात के लिए इंडिया यूज्ड टू गेट अवे विद अ लॉट। पहली दफा शायद ये हुआ है कि एक इमर्जिंग चैलेंजिंग सुपर पावर ने इंडिया को ये मैसेज क्लियर कर दिया है कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और इंडिया को कोर्स करेक्शन करनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये अहम चीज़ है जो इस पूरी सूरत हाल से सामने आई है। जी नजमुल साकिब साहब, कश्मीरियों ने मकबूजा कश्मीर में जो G20 इजलास के खिलाफ है उन्होंने एहतजाजी रैलियां भी निकाली हैं, मुजाहरे भी किए हैं, और मोदी हुकूमत की तमाम तर पाबंदियों को उन्होंने हवा में उड़ा दिया है। क्या मोदी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को ख़त्म कर पाएगा? ना वो ख़त्म कर पाएगा, ना वो कर सका है, और ना ही इसमें वो कामयाब होगा। ये मजमूम इरादे लेके चाहे मोदी है या उससे पहली हुकूमतें हैं या उससे आने वाली हुकूमतें हैं, एक दिन आएगा कि इनको मानना पड़ेगा कि ये ज्यादती कर रहे हैं, ये धौंस है, ये धांधली है, ये ज्यादती है। इंसानी हुकूक की पामाली को तो एक तरफ रखिए ना, उसके टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को देखिए। अगर आप फर्ज करें एक सेकंड के लिए हम मानते हैं, एक सेकंड के लिए मानते हैं कि ये इलाका आपका अपना है, तो अपने लोगों के साथ ऐसे करते हैं। आपने तो लाखों वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस भेजी हुई हैं, इस तरह से जिस तरह किसी दुश्मन मुल्क को कब्जा करना है, ये नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो मूवमेंट 1989 में शुरू हुई थी दिसंबर में, इंडिजिनस मूवमेंट जो कि यानी कश्मीरियों ने शुरू की थी, वो आज तक चल रही है। उसमें ये एशिया वॉच ने, इंटरनेशनल एमनेस्टी ने सारे फिगर्स वर्क दिए हुए हैं। आपको कश्मीर पे कब्जा करने के लिए पूरे कश्मीर को तबाह करना पड़ेगा। जिस तरह अफगानिस्तान का था, आप एक अफगानी बाकी है वो कहेगा छाती पे गोली मारो, खत्म करो, लेकिन आप कब्जा नहीं कर सकते। और ये आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन हिंदुस्तान को हो रही है कि ये चीज जो है ये अब पूरी दुनिया का मुकाबला तो नहीं कर सकते। बदकिस्मती सिर्फ इसमें मैं आप दो एंगल की यहाँ पे बताऊंगा। बदकिस्मती पहली ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जिसमें वेस्टर्न पावर्स खास तौर पे अमेरिका और यूके, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, इनको चाइना कंटेनमेंट के लिए हिंदुस्तान की जरूरत है, और वो पॉलिटिकली जो है वो हिंदुस्तान को नाराज नहीं करना चाहते। हिंदुस्तान बड़े अच्छे तरीके से वेस्ट के पुलिसमैन के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है, पहली। दूसरी ये है कि है तो ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ये जो कश्मीर का मसला है, लेकिन पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है इसमें। पाकिस्तान की वजह से ही ये मसला जो है वो अभी तक अलाइव है।
पाकिस्तान ने इकोनॉमिकली माशी तौर पे मजबूत होना है ताकि इसकी आवाज सुनी जा सके, और जब पाकिस्तान बोले मजबूत मुआशी बुनियाद पे तो ये हिंदुस्तान शायद जवाब नहीं दे सकेगा। जी डॉक्टर हुमा, कहिएगा आप, कश्मीर कॉज पर पाकिस्तान का क्या लाएअमल होना चाहिए? बिलावल भुट्टो साहब का भी ये कहना था कि कश्मीर इशू पर कोई समझौता नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से हम इस वक्त काम कर रहे हैं हम उसे करते रहें, और जो इंडिया का नैरेटिव है जो वो मुस्तकिल पाकिस्तान के हवाले से इस्तेमाल करता है उसको हम काउंटर करें, और हमने बहुत अच्छी तरह से काउंटर किया है। अब जब इंडिया कहता है ना कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म करता है तो इट एक्चुअली रिंग्स हॉलो। और जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने अभी कहा था SCO कॉन्फ्रेंस में कि वेपनाइजिंग टेररिज्म to counter diplomatic isolation, to use that, weaponize करता है इंडिया टेररिज्म को, और वो मेरे ख्याल है डिफाइनिंग जुमला बन गया है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का। यही कोर्स करना चाहिए। नजमुल साकिब साहब ने इंतहाई इंपॉर्टेंट बात कही है। देखिए जी, आपका जो वेट होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो आपकी इकोनॉमिक पावर के तहत होता है, बिलखुसूस आज की दुनिया में जो जियो इकोनॉमिक वर्ल्ड है। तो उस फ्रंट पे जब पाकिस्तान मजबूत होगा तो ही वो अपना मुद्दा बेहतर तौर पे लड़ सकेगा। लेकिन इस कंस्ट्रेंट और कंपल्शन के बावजूद कश्मीर का इशू अलाइव है। मैं अरुंधति राय का एक जुमला है उस पर बात खत्म करूंगी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि कश्मीर को हिंदुस्तान से आजादी नहीं चाहिए, हिंदुस्तान को कश्मीर से आजादी चाहिए। सही। नजमुल साकिब साहब, आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की, बड़ा वाज़े तौर पर आपने इसको बयान किया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों खामोश है, क्योंकि इस खित्ते में इंडिया का उनको साथ चाहिए। तो बेसिकली ये जो एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है या जिसकी बातें की जा रही हैं जिसमें रशिया चाइना का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ऐसे में पाकिस्तान को इकोनॉमिक पावर बनना पड़ेगा। ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में आवाज़ सुनी जा सके पाकिस्तान की। आपके ख्याल में क्या अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान दो टोक अल्फाज में वाज़े तौर पर पूरी दुनिया पर ये वाज़े कर दे कि अब वो किस ब्लॉक का हिस्सा है? मैं बहैसियत सिफारिशकार हूँगा कि आपसे कोई नहीं कह रहा कि जी आप इस ब्लॉक में आए या आप किस ब्लॉक में आना चाहते हैं या आप उस ब्लॉक में जाएं। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हुई भी है कि जी अगर हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे तो चाइना नाराज हो जाएगा। मैं आपको और आपके लाखों देखने वालों को बताऊं कि चाइना सबसे पहले वाहिद मुल्क है, गौर से सुनिएगा, चाइना वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान से कहता है और कह रहा है काफी अर्से से कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक रखें। ये गलतफहमियां जो है ना, जो ज्यादा जानते नहीं हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, ये वो पैदा करते हैं कि ये वक्त आ गया है कि हम जो है वो चाइना को बताएं कि हम तुम्हारे साथ हैं। और बाबा, चाइना और हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही है, उनकी 1962 में बाकायदा जंग हुई थी, अभी गलवान में हुआ है उनके साथ। तो क्या उन्होंने ट्रेड बंद कर दी है? क्या उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए हैं? देखिए, सिफारतकारी की दुनिया में आपने दोस्त नए बनाने होते हैं और पुराने दोस्तों के साथ दोस्ती मजबूत करनी होती है। जंग का या किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पाकिस्तान का कोई वक्त नहीं आया कि वो ऐलान करे, और फिर ये हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि हम चीन और अमेरिका जो है उसके दरमियान जो है वो हम कोई मसालियत कराएंगे। बाबा, आप अपनी तरफ तवज्जो दें, आप अपने घर को दुरुस्त करें, सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को। ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपने क्रिएट की हुई है, दुनिया भर में आप मजाक बने हुए हैं कि यार एक मुल्क जो है वो अभी तक यही फैसला नहीं कर सका कि सियासी तौर पे हमने किस तरफ चलना है, उसके साथ ताल्लुकात क्या रखे जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा आपने करना है अपनी सियासी इंतशार को खत्म। दूसरे नंबर पे करना है पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा होने के लिए माशी तरक्की की तरफ गामजन होना है। तीसरे नंबर पे एक नेशन बन के उभरे ताकि जब दुनिया आपसे बात करे, देखिए
IMF क्यों नहीं आपको दे रहा कर्जा? क्यों आपके दोस्त ममालिक कह रहे हैं कि जी हम आपसे बात नहीं कर सकते? हमें तो यही नहीं पता कि सॉवरेन गारंटी कौन देगा हमें। हम आपसे अभी एक एग्रीमेंट करते हैं, कल को पता लगेगा कि जी ये तो हुकूमत बदल गई है और नई हुकूमत कह रही है हम तो पिछली हुकूमत को मानते नहीं है। तो इसमें हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने की इस पर जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी इकोनॉमिक सूरत हाल, पॉलिटिकल यानी सियासी सूरत हाल और अस्करी सूरत हाल, इन तीनों सूरत हाल को और पूरा जायजा लेके देखना है कि पाकिस्तान को इस वक्त फॉरेन पॉलिसी पे क्या करना है। और मैं नंबर 1 पे रखूंगा कि सियासी इंतशार को खत्म करके माशी तरक्की की तरफ चले और फिर दुनिया में आपको माना जाए। अब हमारी बात ये होती है, हम जाते हैं UAE, सऊदी अरेबिया, वो कहते हैं लो जी पैसे मांगने आ गए। आप दुनिया में किसी जगह पे जाते हैं, वो कहते हैं जी या तो ये बात करेंगे कश्मीर की या बात करेंगे जी कर्जा दे। अब ये सूरत हाल किसी खुददार कौम को, किसी खुददार मुल्क को ये जेब नहीं देती बेटा। हमने क्या करना है, हमने अपने घर को दुरुस्त करना है। ये ब्लॉक्स की गेम को बड़े लोगों को खेलने दें। क्या आपने हिंदुस्तान से सुन लिया है कि वो किस ब्लॉक में है? मुझे बताएं, दुनिया में नेटो को एक तरफ कर दीजिए, EO को एक तरफ कर दीजिए, ये रशिया और चाइना को एक तरफ कर दीजिए। ये लोग हैं जो आपस में फैसला कर रहे हैं। हमारी तो लड़ाई इनके साथ है ही नहीं। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि दोनों ब्लॉक्स के साथ या तीसरा भी कल को कोई इमर्ज होता है, हमने उसके साथ भी ताल्लुकात उस्तवार करने हैं। इस मीनवाइल के अरसे को दरी असना हमने करना है कि अपने घर को दुरुस्त करना है। और सिर्फ कर्जा लेना ही हमारा मतमाए नजर नहीं होना चाहिए। और खुदा के लिए अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को देखिए, आप इस काबिल हों कि आप कर्जा दें किसी को। उसके लिए जरूरी है कि अपने किचन को दुरुस्त करें, अपने बावर्ची खाने को दुरुस्त करें, अपनी इकोनॉमिक सूरत हाल को दुरुस्त करें। ब्लॉक्स की गेम्स में पाकिस्तान को पढ़ने की कतई जरूरत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नजमुल साकिब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर हुमा बुखारी, आपका भी बहुत शुक्रिया। जहां हिंदुस्तान की इस वक्त जज्बा-ए आज़ादी दुबाने की कोशिशें जारी हैं, वहीं मकबूजा कश्मीर के हक में बहुत वाज़े तौर पर इन ममालिक का खड़े हो जाना और G20 इजलास का बॉयकॉट करना, ये भी बहुत मायने खेज है। एक खुला पैगाम है भारत को कि वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से बाज रहे और इस तरह की शरारत कि G20 इजलास को श्रीनगर में रखा जाए, एक ऐसा इलाका डिस्प्यूटेड जहां पर इतने सालों से मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। ऐसे में ये पैगाम देना कि यहाँ बहुत पीस है, बहुत अमन है और भारत का जो भी भौंडा हथकंडा होता है वो एक्सपोज होकर रह जाता है। तो ये बात भी सच है। जी, डॉक्टर हुमा ने बड़ी अच्छी बातें की और नजमुल साकिब साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें पहले तो अपने मुल्की हालात को बेहतर करना है, हमें सियासी इंतशार को ख़त्म करना है, हमें एज नेशन उभरना है और हमें अपनी मौशी तरक्की पर जो है फोकस करना चाहिए, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो ब्लॉक्स हमने बना लिए हुए हैं और जो हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत को, अपोजिशन में जो लोग होते हैं तनकीद का निशाना बनाते हैं, हमें इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए और हमें अपने मौशी हालात को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए और एज नेशन जो है हमें एक नेशन बन के सामने आना चाहिए। बेशक। अभी एक ब्रेक लेते जनाब और ब्रेक के बाद हासिल होंगे। स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और अब बात करेंगे वफाकी शरई अदालत का ख्वाजा सरा एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला आ गया है। जिन्स का ताल्लुक इंसान की बायोलॉजिकल जेंडर से होता है। वफाकी शरई अदालत का ये कहना था कि शरीयत में किसी को ना मर्द होकर अपना जिन्स तब्दील करने की इजाजत नहीं है और कोई शख्स अपनी मर्जी से अपना जेंडर जो है वो चेंज नहीं कर सकता। अदालत का ये कहना था कि जिन्स वही होता है जो पैदाइश के वक्त आपके पास होता है और नमाज, रोजा, हज समेत कई इबादत का ताल्लुक जो है वो हमारे जेंडर से है। जिन्स का तयन जो है वो इंसान की फीलिंग्स की वजह से नहीं किया जा सकता। इस्लाम में ख्वाजा सराओं का तस्वुर और इस हवाले से अहकामात जो हैं वो पहले से मौजूद है। ट्रांसजेंडर जो एक्ट है उसमें सेक्शन N2 जो है 2N की शरीयत के खिलाफ जो है वो ख्वाजा
सराहों के जो तमाम बुनियादी हकूक हैं, उनका ये कहना है कि वो तमाम बुनियादी हकूक के मुस्तहिक हैं और जो आइन में दर्ज हैं, और इस्लाम में भी अगर हम बात करें तो ख्वाजा सराहों को तमाम बुनियादी हकूक फराहम करने का कहा गया है। और ख्वाजा सराहों का की जो जिन्स है, उनका जो जेंडर है, उसका जो तयन है वो जिस्मानी असरात पर गालिब होने से जो है वो किया जा सकता है। जिस पर मर्द के असरात अगर गालिब होंगे तो ख्वाजा सरा जो है मर्द तस्वर किया जाएगा। और ट्रांसजेंडर बिल पर हम तफसील से बात करते हैं। ट्रांसजेंडर लॉयर निशा राव इस वक्त हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ट्रांसजेंडर बिल पर वफाकी शरीयत कोर्ट का जो फैसला आया है, आप बीइंग ट्रांसजेंडर एंड बीइंग अ लॉयर किस तरह से देख रही हैं और क्या राय है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए मुझे आज प्रोग्राम में बुलाया, बहुत शुक्रिया। बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ मुस्लिम, और मैं एक ख्वाजा सरा हूँ। मैं कहती हूँ कि ख्वाजा सरा पाकिस्तान के अंदर वो पिसा हुआ तबका है जिसको आज तक उनके हकूक़ के बारे में ना तो कोई बात करता है। अगर उनको चंद हकूक़ दे भी दिए जाएं तो उस पर भी हमारे पाकिस्तान के अंदर सोसाइटी आवाज़ उठाती है। अब देखें कि शरीयत कोर्ट ने जो फैसला दिया है, बीइंग अ लॉयर मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इस तरह अगर हम उसमें तरमीम कर दें या इंटरप्रिटेशंस करें ताकि उसको मज़ीद वजाहत के साथ, मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या सवाल आप लोगों ने किया और ये किस तरह का जवाब है कि शरीयत कोर्ट ने जो हमारे जो 2 सेक्शंस थे उनमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है। और ख्वाजा सराओं का जो बिल है आजकल सोशल मीडिया में उस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है कि रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट नहीं हुआ, उसमें थोड़ी सी वजाहत की गई है, कुछ डिमांड्स की गई हैं। मैं समझती हूँ कि अगर ख्वाजा सराओं को लगता है कि उनके हकूक उनको नहीं मिल रहे तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जी अच्छा, निशा राव साहिबा, अदालत का ये भी कहना था कि फीलिंग्स की बुनियाद पर कोई भी शख्स जो है वो अपने जेंडर को चेंज नहीं कर सकता। पैदाइश के वक्त जो जेंडर है वही जेंडर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जिन्स तब्दील करके गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हो जाते हैं। आप क्या कहेंगी? देखें कि यहाँ पर हम जिन्स और सिंफ की बात कर सकते हैं। जो जिन्स है वो बायोलॉजिकल सेक्स से उसको जिन्स को तस्वर किया जाता है, जिसमें हार्मोन्स और उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो उनको उनकी बुनियाद पर इंसान के अज़ा की जो है वो उनको मैनेज किया जाता है। और जो सिंफ है वो इंसान के दिमाग से रिलेटेड होता है कि इंसान की सोच, उसका दिमाग, उसकी चीज़ें क्या कह रही हैं। तो देखें कि ख्वाजा सरा पाकिस्तान के अंदर एक तो वैसे ही पिसा हुआ तबका है, उनको राइट्स वैसे ही नहीं दिए जा रहे। अगर देखें कि आज तक तो मैं बीइंग अ लॉयर, मुझे 5 साल हो गए हैं कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए, मैंने किसी भी इस तरह की क्रिमिनल केस में ख्वाजा सरा को डायरेक्ट नहीं देखा कि वो किसी क्राइम में मुलव्वस हो। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे मसलन कि किसी का सहूलतकार हो सकता है, इस तरह होता है। मैं ये समझती हूँ कि इंसान की फीलिंग्स से ही रिलेटेड अगर कुछ चीज़ों की बुनियाद रखी जाए, क्यों अगर हम देखते हैं तो अगर ख्वाजा सराओं के लिए कोई इस तरह की पॉलिसीज नहीं है जिसमें उनके मेडिकल से रिलेटेड हो, या उनका जब लॉ बना था 2018 में जब ये एक्ट पास हुआ था उस टाइम किसी ने इस पर एतराज नहीं किया था, और आज ही क्यों इन चीजों पर एतराज किया जा रहा है। ठीक है निशा राव साहिबा, अगर हम जिन्स तब्दील करने की बहस में चले गए तो आप नहीं समझती कि जो असल ख्वाजा सराहों के हकूक हैं जिनमें वो ऑलरेडी बहुत निगलेक्टेड हैं, ऑलरेडी बहुत पीछे हैं, तो ये उनके हकूक की बात फिर कहाँ जाएगी? देखें कि अभी तक तो हम असल और नकल से ही बाहर नहीं आ रहे, तो हम किसी के हकूक की क्या बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि एक इंसान होने के नाते कि हमें इंसानियत का प्रचार करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम लोगों के हकूक उनको दिलवा रहे हैं या नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मैं समझती हूँ कि अगर असल और नकल, अगर हम ये भी तयन कर ले कि ये असल है और ये नकल है, हमने आज तक जो असल ख्वाजा सरा हैं उनको हकूक दिलवाए हैं। बीइंग अ लॉयर मैं एक पहले ख्वाजा सरा हूँ, क्योंकि कराची के अंदर हम लोगों को इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं आज यहाँ इस मुकाम पर जो पहुंची हूँ, वकील बनी हूँ, आज से 10 साल पहले मैं भी रोडों पर भीख मांगती थी, उसी कल्चर में रहती थी। मेरे नज़दीक कोई असल या नकल नहीं है, मेरे नज़दीक एक इंसानियत है।
मैं 10 साल ये इतना सफर करके यहाँ तक पहुंची हूँ, मेरी कम्युनिटी ने ही मुझे सपोर्ट किया है। और वो बिल जो हमारे लिए 2018 में बनाया गया था, जिसमें हमें एक्स ID कार्ड दिए गए थे, जिसमें हमारे राइट्स पर बात की गई थी, जिसमें मुझे आज मैं MPhil कर रही हूँ कराची यूनिवर्सिटी में, मुझे एडमिशन दिया गया था, या आज मैं सिंध बार कौंसिल की लाइसेंस होल्डर वकील हूँ, ये भी उस बिल की बदौलत ही हुआ था। अगर सोसाइटी में हमें इतना ज्यादा उस बिल की वजह से सपोर्ट किया गया है, राइट दिए गए हैं, तो मैं समझती हूँ कि ख्वाजा सराओं को मजीद राइट मिलने चाहिए। नहीं तो फिर ख्वाजा सरा वही उस दलदल में चले जाएंगे जहाँ पे वो तालियां बजाएंगे, भीख मांगेंगे, नाच गाएंगे। मैं समझती हूँ को हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जजेस हैं, मैं समझती हूँ कि या जो हमारे स्टेक होल्डर या सोसाइटी है, उनको चाहिए कि वो ख्वाजा सराओं के लिए संजीदगी से सोचें, ताकि ख्वाजा सराओं का जो बिल है उस पर मजीद काम किया जाए। उसमें अगर वजाहत और तरमीम की जरूरत है तो उसको किया जाए, ताकि एक अच्छी पॉलिसी से इनका बिल बनाकर हमारे लोगों का सामने लेकर आया जाए, ताकि हमारी कम्युनिटी जो पिसी हुई है वो मायूस ना हो, उनको ये लगे कि उनके लिए उम्मीद की किरण ये बिल है और वो उसके तहत पाकिस्तान के अंदर अपनी जिंदगी गुजार सकते। बिल्कुल सही। अच्छा, आप अदालत की तरफ से जिन 2 शिकों पर एतराज किया गया है उस पर आप क्या कहेंगे? जी, मुझे सवाल की समझ नहीं आई। अदालत की तरफ से जिन 2 शिकों पर एतराज किया गया, जिसका जिक्र आपने भी किया, उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए कि मैंने पहले भी कहा है कि बिल के अंदर कुछ तरमीम और वजाहत की ज़रूरत थी, तो उनकी कुछ डिमांड्स हैं। उन्होंने इसमें यही वाज़िया किया है कि ख्वाजा सराओं का जो बिल है उसके बीच में कुछ वजाहत और तरमीम थी, कि उसमें यही कहा गया कि अगर कोई इंसान खुद को ख्वाजा सरा समझे तो उसको ख्वाजा सरा मसलन के तसव्वुर नहीं किया जाएगा। मैं समझती हूँ कि एक मर्द खुद को किस तरह वो अपने आप को ख्वाजा सरा तसव्वुर कर सकता है, या एक औरत जो खुद को ख्वाजा सरा तसव्वुर नहीं कर सकती, ये चीज़ें मैं समझती हूँ कि इंसान की सिंफ और जिन्स दोनों से रिलेटेड होती हैं। बेसिकली मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं जो शरीयत कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ हूँ, मैं ये कहूँगी कि उस पर अपील की जा सकती है, चीज़ों को आगे मजीद वजाहत के साथ पेश किया जा सकता है, उसके लिए एक जंग लड़ी जा सकती है, और जिसके लिए ख्वाजा सरा कम्युनिटी तैयार है। बिल्कुल सही। निशान राव, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और जिस तरह आपने कहा कि अभी भी गुंजाइश है इस बिल पर, अगर कोई एतराज़ात हैं तो अदालत से रुजू किया जा सकता है। और जहाँ तक आपने ये कहा कि ख्वाजा सराओं के हुकूक जो हैं उनकी बात थोड़ा पीछे रह जाएगी और ख्वाजा सराओं को इस मुआशरे में हुकूक मिलने चाहिए, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और ये मामला ऐसा है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वफाकी शरई अदालत ने ख्वाजा सरा एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर जो है वो तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। BCCI हाइब्रिड मॉडल की रजामंदी वर्ल्ड कप से मशरूत कर ही नहीं सकता। भारत एशियन क्रिकेट काउंसिल और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स को एक दूसरे से मशरूत नहीं कर सकता। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल से कोई ताल्लुक नहीं। हाइब्रिड मॉडल पर रजामंदी के लिए वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में खेलने की शर्त नहीं रखी जा सकती। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत तब ही जाएगी जब हुकूमत पाकिस्तान इजाजत देगी। भारत की जानिब से वर्ल्ड कप की शर्त रखने पर PCB चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शर्त रखेगा। भारत की एशिया कप के जरिए वर्ल्ड कप के लिए की गई ब्लैकमेलिंग PCB को किसी सूरत भी कबूल नहीं, और BCCI ने वर्ल्ड कप के वेन्यूज का जायजा लेने के लिए 27 मई को इजलास बुला लिया है। पाकिस्तान को कौन से वेन्यूज पर वर्ल्ड कप खिलाना है, हतमी फैसला 27 मई को होने का इम्कान है। PCB ने एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के लिए 2 वेन्यूज का इंतखाब किया है। एशिया कप के पाकिस्तान में 4 मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे, जबकि एशिया कप के दीगर मैचेस दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में करवाने का प्लान तैयार किया गया है। तो बेसिकली इट्स BCCI वर्सेस PCB नाउ वर्सेस ICC। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या होती है। बात करते हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज इमरान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज इमरान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बखैर, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू।
हाफिज साहब, क्या लगता है आपको, पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो गया है इस मामले में? देखिए, पाकिस्तान का पलड़ा भारी होने से ज्यादा इस वक्त असल बात यह है कि क्रिकेट जैसे कि शुरफा का खेल कहा जाता है, क्या आपने उसको उसकी रिवायात, उसके उसूलों और कवायदो ज़वाबित के मुताबिक चलाना है, या फिर आपने उस खेल को सियासत ज़दा करना है। जहाँ तक ताल्लुक एशिया कप की मेजबानी का है, तो एसीसी ने पाकिस्तान को मेजबानी दी, जैसे कि आईसीसी ने पाकिस्तान को 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी दे रखी है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो तमाम ममालिक जब पाकिस्तान को मेजबानी दी जा रही थी, तो जब पाकिस्तान को ये मेजबानी दी जा रही थी, अगर उन्हें कोई मसला था समेत भारत, तो वो उस वक्त आवाज उठाते, या वो किसी और को दे देते, या वो कहते कि न्यूट्रल वेन्यू पर चले जाएं। अगर अब पाकिस्तान को मेजबानी मिली है, तो फिर वो तमाम ममालिक भारत समेत उनकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में आकर खेलें। चले, पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट ताल्लुकात से हटके पाकिस्तान और भारत के सफारती ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि ब्रिज खेलने के लिए भारतीय खिलाड़ी यहाँ पर पाकिस्तान में है, फिर शाह फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान की टीम भारत जा रही है, और वहां से ये इत्तलात आई उनकी तरफ से कि पाकिस्तान की टीम को भारतीय वीजों में किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तो जब आपके तमाम लोग आ जा रहे हैं, तो फिर क्रिकेट के ऊपर आकर आप इस किस्म के एतराज़ात क्यों उठाते हैं? अगर सिक्योरिटी को मसला है, जो कि नहीं है, पहली बात यह है कि अगर वो इस चीज को बुनियाद बनाते हैं तो ऐसा कोई मसला पाकिस्तान में नहीं है, और उसकी दलील ये है कि पाकिस्तान में पीएसएल के मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान में पीएसएल में तमाम दुनिया के खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों से खेल कर गए हैं। फिर उसके साथ साथ आप देखें कि टेस्ट और वनडे T20 सीरीज पूरी पाकिस्तान में दुनिया की तमाम टीमें खेल के जा रही हैं सिवाय भारत के। तो सिक्योरिटी को आप इस तरह से आप मसला बना नहीं सकते हैं, ना बुनियाद बना सकते हैं। इसलिए अब एसीसी कि वो तमाम ममालिक भारत समेत उनको बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में आकर खेलना चाहिए। चले, आप ये मान लें कि क्रिकेट ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो उसका एक दरमियानी रास्ता क्रिकेट को चलाने के लिए और मामलात को ठीक करने के लिए, ना सिर्फ भारत को एक साइड पे रखते हैं, जो दुनिया के दीगर ममालिक भी हैं उनके साथ भी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक हाइब्रिड मॉडल दिया है, जो कि इस मसले का आर्जी हल जरूर है कि अगर आप एक जगह पर इकट्ठे नहीं खेल सकते हैं, तो फिर आपने उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो फिर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप हाइब्रिड मॉडल पर जाएं और आप क्रिकेट के मामलात को, क्रिकेट मैचेस को आप आगे बढ़ाते चले जाएं। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर सिर्फ आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार नहीं करते हैं, आप दुनिया के वो तमाम ममालिक में जहां पर क्रिकेट देखी जाती है, खेली जाती है, जहां पर लोग क्रिकेट देखते हैं और पाकिस्तान और भारत के मैचेस को देखना चाहते हैं, उन करोड़ों शायकीन को आप आला दर्जे की और मयारी क्रिकेट से महरूम करते हैं। तो पाकिस्तान का मौकफ सबसे पहला कि पाकिस्तान में होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का दूसरा मौकफ है कि अगर आप इस पे नहीं आते हैं तो फिर हाइब्रिड मॉडल पर जाना चाहिए, पाकिस्तान का वो भी ठीक है। तो क्रिकेट को सियासत ज्यादा करने से गुरेज करने की जरूरत है। पाकिस्तान एक खेल दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा खित्ते के वो तमाम ममालिक, जिनमें अभी आप अफगानिस्तान को देख लें, जब ऑस्ट्रेलिया ने खेलने से इनकार किया अफगानिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान ने 3 मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में अफगानिस्तान के साथ खेले हैं। इसी तरह से पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में बांग्लादेश और श्रीलंका का भी साथ दिया है। तो अब उन तमाम ममालिक के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जब एक उसूलों की बात है, और ये पाकिस्तान को किसी ने फेवर नहीं देनी है, या पाकिस्तान को गैर जरूरी हिमायत किसी ने नहीं करनी, ये उसूलों की बात है। आपने उसूलों के साथ खड़े होना है या आपने पैसे के साथ खड़े होना है, आपने गेम ऑफ जेंटलमैन की स्पिरिट के साथ खड़े होना है या आपने अपने माली मफादात के साथ खड़े होना। तो ये फैसला इन तमाम ममालिक ने करना है। जी हाफिज इमरान, भारत की ढिठाई पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि भारत जो है हमेशा मुंह खाकर अपनी हरकतों से बाज वो फिर भी नहीं आते, और क्रिकेट को जिस तरह से आपने कहा कि सियासत की नजर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में? ये तो सिर्फ वो कह रहे ना कि कोई अगर कह दे कि कौवा सफेद है, तो मैं कैसे मान लूं जी कि कौवा सफेद है? तो जब सारी दुनिया पाकिस्तान में आकर के खेल रही है, और आप इन्हीं दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी के मुख्तलिफ इंटरव्यूज देखें, सेठी साहब ने भारतीय मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया है। तो जय शाह साहब अगर अपने मौकफ में इतने बेहतर हैं और उनको लगता है कि वो एक दलील के ऊपर, एक मंतक के ऊपर खड़े हैं, तो आप पाकिस्तान के मीडिया के साथ इंटरेक्ट करें। जैसे नजम सेठी साहब ने भारतीय मीडिया के तमाम सख्त सवालात का जवाब दिया है उनको, उनके साथ बात करते हुए। तो आप भी आ जाएं, आप बताएं पाकिस्तान के मीडिया को, जय शाह साहब भी वो पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाहते हैं। तो सेठी साहब ने जो मौकफ इख्तियार किया है, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के उन तमाम करोड़ों लोगों का एक उन्होंने तर्जुमानी की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में आकर खेलें, और उसके साथ उन्होंने फिर उन अरबों लोगों के जो शायकीन क्रिकेट है दुनिया भर में, वो देखना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस और मुकाबले से भरपूर क्रिकेट, उनके जज्बात की तर्जुमानी की है। तो अब तो ये बात वाजे हो गई है कि बीसीसीआई अपने फैसलों में आजाद नहीं है, और बीसीसीआई के ऊपर भारतीय हुकूमत, जो कि नरेंद्र मोदी जिसके वजीर आजम है,
वो उनके जेरे तसल्लुत है, जेरे असर है, और वो पाकिस्तान से क्रिकेट के मामलात में, क्रिकेट खेलने के मामलात में जो ICC के उसूल हैं, जो रिवायात हैं क्रिकेट की, उनको भी वो तहस नहस करते हुए चले जा रहे हैं। तो ये किसी भी तरीके से जो गेम की स्पिरिट है, जो खेल की रूह है, उसको जेब नहीं देता। ये उसके मुनाफी है ये तमाम चीजें जो भारत की तरफ से बिलखुसूस इस एशिया कप की मेजबानी के हवाले से हो रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज इमरान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कभी भी खेल को सियासत नहीं करना चाहिए, और भारत की हठधर्मी हमेशा से इसी तरह बरकरार है। हालांकि बहुत से मामलात में भारत को मुंह की खाना पड़ती है, लेकिन फिर भी भारत की ढिठाई की तारीफ ना की जाए तो वो भी एहतियाती होगी, क्योंकि जिस तरह ढीठ बन के इस तरह की सारी चीजें, अच्छा फिर ना मीडिया को फेस करना है, ना फिर किसी सवाल का जवाब देना है। तो आप गिल्टी होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। फिर माने ना, आपको पता है कि आप गलत हैं और आपको पता है कि आपके डिसीजन, तो फिर माने, आप फिर माने कि BCCI जो है वो अपने इंडिविजुअल फैसले नहीं ले सकता। हुकूमत जो कहेगी उसी तरह BCCI ने चलना है, और फिर ये कहना हम अपने फैसले करने में आज़ाद हैं, फिर इस तरह ना कहें आप। और खैर जो भी मुमकिन शराइत हो सकती हैं, BCCI की PCB जो है वो पहले ही उसकी तैयारी करके बैठा है, और एक बार फिर इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। अभी आपसे इजाज़त लेने से पहले हम आपको बताएं कि इस्लामाबाद और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, और अल्लाह करे कि सब खैर रहे और आफ्टर शॉक्स भी ना आए, और ना ही इसकी जो है वो शिद्दत ज़्यादा हो। पेशावर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।